हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 9th का एनसीईआरटी साइंस अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसका आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, पदार्थ का 2 प्रकार बताए थे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक में अंतर देखे थे, इन दोनों का उदाहरण, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, ये सभी देख चुके हैं। मिश्रण के बारे में हम लोग समांगी और विषमांगी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इससे आगे यानी कि हम लोग विलयन से पढ़ेंगे, ठीक है। इस अध्याय का टॉपिक है विलयन सॉल्यूशन। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम इसका थ्योरी का पार्ट 2 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं विलयन यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। कि सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या पढ़े थे हम लोग कि जिसमें 2 या है ना अधिक उसमें समान रूप से उपस्थित हो, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक जो है वो संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो, उससे समांगी मिश्रण कहलाता है। तथा मिश्रण में इसका संगठन समान होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ विलय और दूसरे पदार्थ क्या होता है, विलायक में समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। समांगी और विलयन में ये अंतर है कि यह क्या है, विलयन क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ विलय होता है और दूसरे पदार्थ विलायक, जो और दोनों पदार्थ जो है वो समान रूप से वितरित होता है। जैसे कि यदि देखिए चीनी प्लस जल का घोल क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, ठीक है, जिससे शरबत प्राप्त हुआ। तो चीनी और जल किसमें अधिक मात्रा है, जल अधिक मात्रा है विलयन में, तो जल जो है वह विलायक कहलाएगा। और चीनी चूंकि कम मात्रा में है जल की तुलना में, तो यह जो है वह विलय पदार्थ कहलाता है। तो इस प्रकार विलय पदार्थ और विलायक पदार्थ मिलकर क्या बना, विलयन कहाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण, जो कि समान रूप से वितरित है। उसी प्रकार का टिंचर आयोडीन है ना, टिंचर आयोडीन यानी कि आयोडीन प्लस एल्कोहल का ये मिक्सर है। इसमें आयोडीन जो है वो विलय पदार्थ हो जाएगा यानी कि कम मात्रा में उपस्थित है, जबकि एल्कोहल जो है वो विलायक पदार्थ हो जाएगा क्योंकि एल्कोहल जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। तो ये विलयन का उदाहरण हो जाएगा। अब जो विलयन में विलय पदार्थ है और विलायक पदार्थ है, इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि विलय क्या है, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में कहने का मतलब जैसे चीनी, ठीक है, विलयन में विलय प्लस विलायक मिलकर मतलब चीनी प्लस जल मिलकर, तो चीनी जो है जो कम मात्रा में उपस्थित है उसको क्या कहेंगे, विलय। जबकि विलायक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि जल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बना, विलयन बना। चीनी क्या कहलाएगा, विलय, जबकि जल जो है वो विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और इस प्रकार से क्या बना, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बना, सॉल्यूशन। तो आई होप ये विलयन के बारे में कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया। अब इसके गुण देखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ना, विलयन के क्या गुण हैं। तो पहला पॉइंट इसके कि विलयन जो है वह एक प्रकार के क्या है, समांगी मिश्रण है यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 1 नैनोमीटर कहने का मतलब है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यानी कि जो चीनी प्लस जल मिलकर जो विलयन प्राप्त हुआ यानी कि शरबत प्राप्त हुआ, उसमें घुलने के बाद है ना, समान रूप से वितरित होने के बाद क्या उसमें चीनी दिखता है, ठीक है। तो यह कहने का मतलब है कि विलयन के कण बहुत छोटा होता है, लगभग 1 नैनोमीटर से या फिर 10⁻⁹ मीटर होते हैं, इसीलिए इसे जो है वो नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। तीसरा है
अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं। ठीक है, इसका मतलब है विलयन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण को नहीं फैलाते हैं, इनके बहुत छोटे कण होने के कारण। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है ना। चूंकि विलयन में प्रकाश का किरण फैलता नहीं है, इसीलिए प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता है। किसमें? विलयन में। चौथा इसका गुण होगा कि छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। जब समान रूप से चीनी और पानी मिल गया तो उसको छानेंगे तो क्या चीनी और जल अलग होगा? नहीं। तो इसीलिए इसको छानने की विधि से विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बढ़ता है, अर्थात विलयन जो है वो अस्थायी होता है। एक बार जल और पानी घुलने के बाद जो है वह एक प्रकार का अस्थायी विलयन प्राप्त हो गया, क्योंकि उसको छानने की विधि से भी अलग नहीं कर सकते हैं और उसे कुछ देर है ना, कुछ समय तक छोड़ देने से भी विलय के कण को नीचे नहीं बढ़ते हैं, जिस कारण जो उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से विलयन यह एक प्रकार के अस्थायी विलयन कहलाएगा। ठीक है ना। वो अलग बात है कि नमक और जल को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण से है ना, उसको संग्रहण की प्रक्रिया से, वाष्पीकरण से उसको जल नमक को, समुद्र के नमक को अलग कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः उसको छानने की विधि से या फिर कुछ देर छोड़ने के बाद उस विलय के कण को जो है अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी विलयन के गुण थे। अब विलयन के प्रकार जो है वो विलयन के क्या है, दो प्रकार के, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो पहला प्रकार देखते हैं संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यह क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, संतृप्त विलयन है ना। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें दिए गए तापमान पर विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। विलायक में यानी कि जल में विलय की अधिकतम मात्रा, यानी कि एक निश्चित मात्रा में ही जल में जो है वो चीनी घुलेगी या फिर नमक। जैसे एक गिलास पानी लिए, ठीक है, उसमें चीनी डालते जाए, एक निश्चित अवस्था ऐसी आएगी कि पानी में और चीनी नहीं घुल सकती है ना। तो विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, उसी को क्या कहेंगे, संतृप्त विलय। इसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती है। यह एक संतुलन अवस्था दर्शाता है ना, कि उसमें जितना घुलने का था, उसमें जितना क्षमता था विलायक में, उतना ही वो विलय पदार्थ को घुल चुका है, अब उसमें और अधिक नहीं घुलेगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। उदाहरण में जैसे पानी में नमक या चीनी को संतृप्त घोल। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे असंतृप्त विलयन। असंतृप्त यानी कि इसमें विलय को और अधिक घोला जा सकता है ना, यह अस्थायी नहीं हुआ है। जैसे असंतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें दिए गए तापमान पर विलायक में और अधिक विलय घोला जा सकता है। ठीक है, इसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है। यह अस्थिर होता है और आसानी से संतृप्त विलयन में बदल सकता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन समझ गए होंगे। जैसे कि पानी में थोड़ा नमक घोलना है ना, ठीक है, थोड़ा सा नमक दिए, फिर उसमें और दिए, ठीक है, फिर उसमें और दिए, यह संतृप्त हो सकता है, विलयन में बदला जा सकता है, लेकिन उसमें और विलय की मात्रा को घोला जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब एक आता है विलयन की सांद्रता, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, सांद्रता कि एक निश्चित मात्रा में विलायक जैसे कि पानी में कितना विलय, जैसे नमक और चीनी घुला हुआ है, यह विलयन में विलय की मात्रा या अनुपात को दर्शाता है। इसे ही सांद्रता कहते हैं, है ना। सांद्रता यानी कि एक विलयन में विलय और विलायक के कितनी मात्रा है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, विलयन की सांद्रता। अब जैसे सांद्रता में भी दो प्रकार के देखेंगे, सांद्र विलयन और एक तनु विलयन। सांद्र विलयन में यानी कि देखेंगे कि जब विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है,
विलय यानी कि जो कम मात्रा में, जैसे चीनी, विलयन में जब विलय की मात्रा अधिक होती है तो उसको क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। और तनु विलयन किसको कहेंगे? जब विलयन में विलय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम हो, यानी कि विलय की मात्रा बहुत कम होगा तो उसको तनु विलयन कहेंगे। और जब विलय की मात्रा बहुत अधिक है तो उसको सांद्र विलयन कहेंगे। जैसे कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुली हुई है, यानी कि ये बहुत कम घुली हुई है, तो उसको क्या लिखेंगे? 10 ग्राम बटे 100 ग्राम सांद्रता। ठीक है, तो इस प्रकार सांद्रता का हम लोग डिफिनेशन देखें कि एक विलयन में कितनी विलय पदार्थ घुला हुआ है, विलय या विलायक, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। सांद्रता सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र में विलय की मात्रा अधिक होगी, जबकि तनु विलयन में विलय की मात्रा अपेक्षाकृत यानी कि सांद्र विलयन की अपेक्षा इसमें कम होगा। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अब जो है इसका जब नॉमरिकल बनाएंगे, सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ विधियाँ है ना, कि सांद्रता को दर्शाने के लिए क्या क्या विधियाँ है, तो आप ये इसका 3 पॉइंट याद रखिएगा कि विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, या फिर दूसरा विलयन के आयतन प्रतिशत, तीसरा विलयन के आयतन या फिर आयतन प्रतिशत। ठीक है, इन तीनों को किस प्रकार से निकालते हैं इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि जब एक विलयन में विलय और विलायक पदार्थ की मात्रा दिया हुआ रहेगा और विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, निकालना यानी कि हमको क्या कह रहा है? सांद्रता निकालने के लिए कह रहा है। इसीलिए सांद्रता को दर्शाने की निम्न यानी कि 3 विधियाँ बता रहे हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें क्या होगा कि विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि एक विलयन में विलय की पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है और कुल विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान मतलब विलय प्लस विलायक दोनों का द्रव्यमान गुनी है ना 100। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुनी 100, ये क्या निकलेगा मेरा? द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा निकालने के लिए क्या आएगा कि विलयन के आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत में क्या निकालेंगे? विलय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि एक विलयन में कितना विलय पदार्थ घुला हुआ है। दूसरा विलयन का आयतन, यानी कि विलयन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद गुनी 100। इससे इस प्रकार से इसका आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। तीसरा निकालेंगे विलयन के आयतन या फिर आयतन प्रतिशत। इसमें भी विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुनी 100। ठीक है, इसमें विलय का आयतन है, देखिए कन्फ्यूज, इसमें विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन, इसमें विलय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुनी 100। तो इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में, ठीक है, क्या दिया हुआ है? 320 ग्राम क्या? विलायक जल में, यानी कि विलायक की मात्रा दिया हुआ है जल का। 10 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलय की द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले विलयन का सांद्रता है ना, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, चूंकि विलयन का सांद्रता बराबर क्या होता है ना, विलय, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? जो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान है ना। विलय पदार्थ कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम, सॉरी 40 ग्राम है, और विलायक 320 ग्राम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा मेरा? विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ? 360 ग्राम। ये क्या निकला? विलयन का द्रव्यमान। विलयन में क्या हुआ? विलय पदार्थ और विलायक पदार्थ दोनों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो मेरा विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत क्या होता है ना, द्रव्यमान की सांद्रता, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुनी 100। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम है ना, 40 ग्राम दिया हुआ है ना। जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है तो 40 ग्राम हो गया। और विलयन पदार्थ का द्रव्यमान कितना निकला? 360।
विलियन का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ के निकाले 360, तो 40/360 गुने 100, इसको जब कटा के हल करते हैं तो ये मेरा निकलता है 100/9 यानी कि 11.1%। ये मेरा क्या निकला, विलियन की सांद्रता यानी कि विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो ये 3 दर्शाने के जो विधि बताए, 3 फार्मूला जो बताए हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा तो आपका काफ़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बस उसी को पुट करके हल करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम विलियन में ही नेक्स्ट टॉपिक है आपका निलंबन, कोलाइड विलियन और टिंडल प्रभाव, ये सभी देखेंगे। निलंबन, ठीक है, कि निलंबन क्या है, देखिए जो कि हम लोग समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़े थे। तो निलंबन भी क्या है, एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलियन में हम लोग क्या देखेंगे, एक प्रकार का समांगी मिश्रण। निलंबन क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस कण किसी द्रव या गैस में असमान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, विलियन विषमांगी मिश्रण में क्या था कि उसको हम लोग नग्न आँखों से देख रहे थे और वो असमान रूप से फैला हुआ है। तो ठोस कण किसी द्रव या गैस में असमान रूप से फैले होते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है और वह कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब निलंबन की गुणधर्म विशेषताएं देखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या है निलंबन के। तो सबसे पहला कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखा जा सकता है क्योंकि ये कण जो है वो बड़े होते हैं। यह निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। कहने का मतलब विलियन में जो है वो प्रकाश के किरण को फैला नहीं रहे थे, जिस कारण जो है वो प्रकाश की किरण मार्ग दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन निलंबन में यह कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे जो है वो प्रकाश की किरण मार्ग उसका दृष्टिगोचर हो जाता है यानी कि दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा होगा इसका कि जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब यह कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो है वह अस्थायी होता है। देखिए विलियन में हम क्या देखे थे कि जब उसको कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो उसके कण जो है वो नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलियन जो है अस्थायी होते हैं। जबकि निलंबन क्या है, इसको कुछ समय के लिए छोड़ देने से ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो है वो अस्थायी होता है। ठीक है, देखिए तुलना करके बता रही हूँ ताकि जो तीनों में अंतर पूछेगा कि विलियन, निलंबन, कोलाइड विलियन, टिंडल प्रभाव, ये सभी में अंतर कर पाएँ। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट अंतर होगा कि छानन विधि द्वारा इस कणों का मिश्रण अलग किया जा सकता है। चूँकि ये नीचे बैठ जाता है तो इसको छानने की विधि द्वारा इस कणों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर बट्टे 1 माइक्रोन से अधिक होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर या फिर 1 माइक्रोन से अधिक होता है, इसीलिए इसके कणों को जो है वो नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। अब निलंबित पदार्थ क्या होता है कि जैसे मिट्टी, ठीक है, मिट्टी और पानी, मिट्टी पानी का घोल, ठीक है, चौक पानी, चौक का पानी, रेत पानी, रेत का पानी मिश्रण, दवा, कुछ दवा जैसे कि एंटीबायोटिक, सिरप, जिन्हें उसको क्या करता है कुछ देर के लिए हिलाना पड़ता है, इसीलिए बच्चे का जो खांसी की दवाई वगैरह जो दिया जाता है ना एंटीबायोटिक दवाई, उसमें उसके सिरप को है हिलाना पड़ता है ताकि जो उसमें माध्यमिक निलंबित पदार्थ है उसके माध्यम में वो अच्छी तरह से घुला जा सके, है ना। तो ये सभी निलंबित पदार्थ के उदाहरण हैं। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे कोलाइडी विलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निलंबन कोलाइड, है ना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है डिफिनेशन पूछने में। ठीक है, कोलाइडी विलियन, कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड विलियन क्या है, यह एक कोलाइडी विलियन एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे कण जैसे कि 1 से 1000 नैनोमीटर दूसरे पदार्थ के समान रूप से फैले होते हैं। इसमें क्या है, ये कण इतने छोटे होते हैं कि वे आँखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइडी विलियन क्या है, कोलाइडी विलियन और विलियन को
ध्यान में रखिएगा कि ये एक दूसरे से जो है समान रूप से फैले रहते हैं और यह कण इतने छोटे हैं होते हैं, कितने छोटे हैं, लगभग 1 से 1000 नैनोमीटर, ठीक है, कि इसको आँखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइड विलयन के गुणधर्म यानी कि इसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए कोलाइड विलयन यह भी एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण है, परंतु इसमें समांगी दिखाई नहीं देती। निलंबन क्या देखे थे, विलयन क्या देखे थे, वह समांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसको आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन को आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है, परंतु समांगी दिखाई देता है ना। ये समांगी मिश्रण दिखाई देता है लेकिन यह एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं बार बार फोर्स दे के बता रही हूँ, ठीक है। इनके कण इतना छोटा होता है कि इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, जबकि निलंबन में प्रकाश का मार्ग नहीं फैला रहे थे, ठीक है, सॉरी, प्रकाश की किरण फैला रहे थे और इसमें भी फैला रहे हैं, विलयन में नहीं फैला रहे थे। प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, जबकि जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते नहीं हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। निलंबन में क्या देखे थे कि यह अस्थायी है, विलयन और कोलाइडी विलयन जो है वो अस्थायी होते हैं, ठीक है। यह छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकते हैं, बल्कि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी कि विलयन को अलग करने की कुछ विधियां हैं, ठीक है। तो इस एक है, उनमें से एक विधि है अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण की विधि आगे बताएंगे कि इसको अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा कोलाइड विलयन को अलग किया जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्सल फेज और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम से बनता है। डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम से बनता है। डिस्पर्सल फेज कहने का मतलब है विलय पदार्थ की तरह कोलाइड रूप में रहता है। इसमें कोलाइड विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में, विलय पदार्थ क्या था, जो पदार्थ कम मात्रा में है उसको क्या कहेंगे, डिस्पर्सल फेज। जबकि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या कहेंगे, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा, यानी कि विलायक की तरह इसको ले सकते हैं, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था में रहता है। तो कोलाइड विलयन में क्या किन चीज़ों से मिलता है, दो, डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। इसका एक आपके बुक में सारणी है, जैसा कि कोलाइड के सामान्य उदाहरण, है ना, ये क्या है, डिस्पर्सल फेज, ये याद रखिएगा, और ये डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना, डिस्पर्सिंग, हिंदी इंग्लिश नाम याद रहेगा तो थोड़ा सा आसानी होगा याद करने में, ठीक है। देखिए ये कोलाइड का उदाहरण होगा, जैसे कि डिस्पर्सल फेज में क्या होगा, विलय की तरह कोलाइड होगा, द्रव और गैस, एरोसोल, जैसे एरोसोल में कोलाइड के किस पदार्थ का मिश्रण होगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कोहरा, बादल और कुआं। यह किस कोलाइड के, तो इसमें द्रव और गैस किसका है, एरोसोल का प्रकार, कोहरा और बादल, कुहासा, ये सभी क्या है, द्रव है और गैस है। लेकिन डिस्पर्सल फेज, विलय की ये फेज, यानी कि द्रव कम मात्रा में और गैस जो है वो अधिक मात्रा में होगा एरोसोल में, है ना, द्रव डिस्पर्सल फेज और गैस डिस्पर्सिंग मीडियम, ये दोनों के मिल से क्या बना, एरोसोल, कोहरा और बादल। ये इसका यानी कि सारणी 2.1 में कोलाइड के सामान्य उदाहरण, ये सभी उदाहरण याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको सभी का उदाहरण याद रखना है कि एरोसोल का उदाहरण क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा, एरोसोल देखिए एरोसोल 2 है, इसमें डिस्पर्सन क्या है, फेज ठोस है, ठोस एवं गैस, गैस एवं द्रव, द्रव एवं द्रव, इमल्सन जिसमें कि दूध, फेस क्रीम, ये सभी इसका उदाहरण देखेंगे, ठीक है।
तो ये टेबल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये टेबल आप लोग याद रखिएगा कोलाइड विलयन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि यह प्रभाव टिंडल नामक वैज्ञानिक ने 1869 में खोज की थी, इसीलिए इसी के नाम से इसको सम्मानित करने के लिए इसका टिंडल प्रभाव नाम रखा गया है। कब? 1869 में। कौन? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। टिंडल प्रभाव एक प्रकाशिक घटना है जिसमें कोलाइड मिश्रण या निलंबन में प्रकाश के कणों का बिखराव होता है, ठीक है। विलयन, निलंबन और कोलाइड दोनों में क्या देखे थे हम लोग? प्रकाश की किरण किसमें फैल रही थी, किसमें नहीं फैल रही थी। लेकिन टिंडल प्रभाव यह एक क्या है? प्रकाशिक घटना है जिसमें कि कोलाइड मिश्रण या फिर निलंबन में प्रकाश के कणों का बिखराव होता है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम लोग टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं कि बंद कमरे में या अंधेरे कमरे में एक छोटे से छिद्र में प्रकाश की किरण को आते हुए उनके बीच के निलंबन मिश्रण या फिर कोलाइड मिश्रण को आसानी से देख सकते हैं कि उन कणों का बिखराव जो है वो प्रकाश में किस प्रकार से दिखाई देता है। ये आप लोग अपने घरों में देख सकते हैं टिंडल प्रभाव को, ठीक है। अब एक आया था नेक्स्ट कि कोलाइड विलयन के कणों को जो है वो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये अपकेंद्रण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें मिश्रण के घटकों को उनके घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है जिससे अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? दो प्रकार के कण के साइज को अलग कर सकते हैं या एक मशीन में रख कर तेज़ी से घुमाया जाता है और इस दौरान जो है हल्के कण केंद्र की ओर रहते हैं और बड़े कण जो है वो केंद्र से बाहर की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार से अपकेंद्रीकरण की विधि से जो है वो कोलाइड विलयन को अलग कर सकते हैं। यानी कि इसके कार्य प्रणाली को देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के कार्य करते हैं और मिश्रण को कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं। मिश्रण को एक विशेष पात्र यानी कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखा जाता है सबसे पहले। उसके बाद इस पात्र को एक मशीन में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है। घुमाने के दौरान अपकेंद्र बल के कारण सारे कण बाहर की ओर धकेले जाते हैं और हल्के कण केंद्र की ओर रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न घनत्व वाले कण अलग अलग परतों में जमा हो जाते हैं और इस प्रकार जो है कोलाइड मिश्रण से ये एक कण दूसरे कण को से अलग किया जा सकता है। तो ये विधि थी और इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ है ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, एनसीईआरटी का ही हर टॉपिक, हर चैप्टर का जो भी सब टॉपिक था बीच बीच में उन सभी को कंप्लीट किए हैं। आपका एक भी टॉपिक अध्याय के बीच से छूटा नहीं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अध्याय के बीच के जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है ना। इसे अध्याय के बीच पदार्थ से आप क्या समझते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, इनको एक पार्ट में लेकर आएंगे। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में अभ्यास के प्रश्न उत्तर, यानी कि 1 से अभ्यास में क्या है 1 से लेकर 11, है ना, 11 क्वेश्चन है अभ्यास के प्रश्न उत्तर में। तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर बनाने से पहले आप थ्योरी के दोनों वीडियो को देखिए ताकि आप थ्योरी समझिएगा तो आपके प्रश्न उत्तर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।